बायोलॉजी का क्या बोलते हैं प्रिपरेशन करोगे तो नोट्स के साथ साथ तुम्हारे सामने में बुक होना जरूरी है। बिना बुक के अगर सिर्फ नोट से करोगे तो वो अधूरा रह जाएगा, बिना नोट्स के सिर्फ बुक से करोगे तो वो भी तुम्हारा अधूरा रह जाएगा। तो दोनों को साथ में रखते हुए तुमको अपने नोट्स को रिवाइज करना है, उसको आगे पढ़ना है। कौन सा लेयर कहां पे प्रेजेंट है, कौन आउटर लेयर है, कौन मिडिल लेयर है, कौन इनर लेयर है, किसका एक्सटेंशन क्या है, वो भी तुमको पता रहना चाहिए। सेल वॉल का एक्सटेंशन है यहाँ पे फ्लैजिला, फिर सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है यहाँ पे मीसोजोम, ठीक है। तो इन सब के फंक्शंस देखेंगे कल, इन सब का इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे। और ठीक है, तो कल तक के टॉपिक का जो इमेज है वो एक बार देख लो ध्यान से। देखो तो ये जी.एन. रामचंद्रन जी का ये क्या है, एक इमेज है, इसमें इन्होंने बोर्ड पे बताया हुआ है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है ट्रिपल हेलिक्स करके। तो ये जो ट्रिपल हेलिक्स लिखा हुआ है ये स्ट्रक्चर का मॉडल जो है या फिर ये स्ट्रक्चर जो है इसको डिस्कवर किया हुआ था इन्होंने। क्लियर। उस साइड में लिखा हुआ है अल्फा हेलिक्स। तो ये क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं, ये सब हमारे बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक का है। ठीक, तो नेक्स्ट चैप्टर में इसको फिर हम लोग डिटेल में देखने वाले रहेंगे। और ये जो है ये हो जाएगा लाइनस पॉली, ठीक है। इसी ने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट का डिस्कवरी किया हुआ था। तो नेक्स्ट ये यहाँ पे तुमको एक माइक्रोस्कोप दिख रहा होगा, ठीक है। ये पुराने जमाने का माइक्रोस्कोप है। तो सबसे पहले जो सेल का डिस्कवरी किया गया था वो इसी टाइप के माइक्रोस्कोप से किया, ये उसका एक रेप्लिका है, ठीक। इसी टाइप का माइक्रोस्कोप था, उसी माइक्रोस्कोप जो रॉबर्ट हुक था, रॉबर्ट हुक का ये माइक्रोस्कोप है, इसको हुक्स माइक्रोस्कोप बोला जाता है, ठीक। इसको हुक्स माइक्रोस्कोप बोला जाता है। अब इसमें देखते कैसे हैं, क्या है, कैसा, ये सब तुम्हारे सिलेबस का है नहीं, बस तुम्हारे नॉलेज के लिए लेकर के आया गया था। अब देखो जो पहले डेड सेल को देखा गया था वो इसी टाइप से दिख रहा था। क्लियर। तो ये एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, बोलने का मतलब मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिख रहा है, जहां जहां पे बीच बीच में कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर तुमको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सेल वॉल्स, ये जो बाउंड्री दिख रहा है तुमको, ये सारे के सारे सेल वॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट ये थोड़ा सा उसका और बढ़िया सा व्यू है और उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वही हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। यहां पे ये जो तुमको दिख रहा है ये भी एक माइक्रोस्कोप ही है। क्लियर। ये भी एक माइक्रोस्कोप है और ये ल्यूवेनहॉक का माइक्रोस्कोप है, इसको ल्यूवेनहॉक माइक्रोस्कोप बोला जाता है। ल्यूवेनहॉक ने अपने ही बनाए हुए मतलब सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप का यूज करते हुए सेल का स्टडी किया हुआ था। तो ये हो जाएगा ल्यूवेनहॉक का माइक्रोस्कोप, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होना चालू हो गया, इसको बोला जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बाद आ जाएगा ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि बहुत ज्यादा बल्कि होता है, ठीक। तो ये धीरे धीरे करके डेवलपमेंट के साथ साथ जो सेल्स थे उसके और ज्यादा डीप स्ट्रक्चर के बारे में देखना मतलब कि पता चलना स्टार्ट हो गया। अब ध्यान दो, हम लोग को जो टॉपिक अभी स्टार्ट करना है वो है सेल ओवरव्यू। तो इसके लिए मैंने तुमको पिछले वाले क्लास में ही बता दिया था कि सेल ओवरव्यू में तुम्हारे पहले ही लाइन पे दो टाइप के सेल्स के बारे में दिया हुआ है, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। जिसमें से प्लांट सेल के केस में जो अनियन पील होता है, अनियन पील को का स्टडी किया जाता है जनरली, और एनिमल सेल के केस में ह्यूमन चीक सेल का जो रहता है ये स्टडी किया जाता है, क्योंकि ये दोनों जो सेल्स होते हैं ये स्टडी में बहुत ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा आसानी से मिल भी जाते हैं। क्लियर। कल मैंने तुमको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका भी बताया हुआ था। जो ईयरबड्स होते हैं उसमें से माउथ के इनसाइड का जो ये चिक है, चिक के इनर वॉल को घिसना है, रब करना है, तो चिक सेल्स जो रहते हैं वो फिर उसमें चिपक जाते हैं और फिर उसको लेकर के हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से दो टाइप के सेल्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा तुम्हारा ह्यूमन सेल मतलब एनिमल सेल और एक हो जाएगा तुम्हारा प्लांट सेल। अब इन दोनों की बात करोगे तो दोनों ही टाइप्स के सेल में ये जो तुमको बीच में गोले गोले दिख रहा है उसमें ये पिंक कलर का दिख रहा होगा, इसमें ये रेड कलर का दिख रहा होगा। क्लियर। इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। तो दोनों ही टाइप्स के सेल में, चाहे वो प्लांट का सेल हो चाहे फिर वो एनिमल का सेल हो, दोनों ही सेल्स में न्यूक्लियस, ये जो बीच में तुमको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको कि न्यूक्लियस बोल रहे हैं हम लोग, ये वेल डिफाइंड तरीके से तुमको दिख रहा होगा, वेल डिफाइंड तरीके से ये विजिबल हो रहा होगा। क्लियर है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें ये स्ट्रक्चर दिखता ही नहीं है, अब होगा तो दिखेगा उनमें। क्लियर। तो ये जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं कैरियॉन्स। अभी लिखेंगे एक एक टर्म को। न्यूक्लियस जो होता है इसको हम लोग बायोलॉजी में कैरियॉन्स बोलते हैं, ठीक है, कैरियॉन। तो ये हो जाएगा कैरियॉन। और न्यूक्लियस के बेसिस पे अब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है। पहले हम लोगों ने सेल्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ था स्टार्टिंग में, जिसमें कि एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर बोला जा रहा था और ज्यादा सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर बोला जा रहा था। यहाँ पे हम लोग जो सेल का टाइप है, ठीक है, जो सेल का टाइप है उस बेसिस पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे हम लोग सेल को दो टाइप से क्लासिफाई करने वाले रहेंगे। एक तो हो जाएगा वो सेल जो कि
लाइफ ऐसे समझो, लाइफ जब इवॉल्व हुआ था तो उस टाइम पे इनिशियल स्टेट में जो सेल्स बने हुए थे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, ठीक है, मतलब उनको प्रिमिटिव सेल्स बोला जाता है। तो उस टाइम का जो सेल, बाद में भाई पता चलेगा फिर वो धीरे धीरे करके जब सेल्स का स्टडी किया जाएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ जब उसके लिए और नॉलेज उनको मिलना चालू होगा तो इवोल्यूशन, मतलब पहले के जमाने में ये जो सेल्स थे ये कैसे दिखते थे ये भी पता चल जाएगा फिर। तो उसी से ये कंक्लूड किया गया था कि प्रिमिटिव सेल्स जो थे, प्रिमिटिव सेल्स बोलने का मतलब वो सेल्स जो सबसे पहले फेज में बने हुए थे, वो एक बहुत ही मतलब ऐसे सेल्स थे जिनके की ऑर्गेनल्स थे वो वेल डिफाइंड थे ही नहीं, तो उन सेल्स को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? आगे चल करके इन्हीं में वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स डेवलप होना चालू हो गए एवोल्यूशन के साथ साथ। तो यही सेल्स जो थे आगे चल करके ट्रू ऑर्गेनल्स के साथ में डेवलप करना चालू किए और इन्हीं को फिर आगे चल करके बोला गया यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब अब समझो, कैरियोटिक जो यहाँ पे आया हुआ है ये हो जाएगा कैरियन से, क्लियर, कैरियन से आया हुआ है। प्रो जो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा PRO, प्रो, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में जो प्रो होता है ये प्रिमिटिव चीजों को दिखाता है, प्रिमिटिव चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रो का यूज करते हैं, और ट्रू चीजों के लिए हम लोग यू का यूज करते हैं, EU। तो इन सब को कंबाइन करके जब लिखोगे तो दो टाइप के तुम्हारे सेल्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल और एक हो जाएगा तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो इस हिसाब से भाई सेल के क्लासिफिकेशन हो गए। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और पहले इमेज देख लो, इसमें से तुमको दिख रहा होगा एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल, यहां साइड में तुमको यूकैरियोटिक सेल दिख रहा होगा और इस साइड में एक प्रोकैरियोटिक सेल दिख रहा होगा, क्लियर। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ज्यादा डिजाइनदार होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल, एक क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत ज्यादा डिजाइन के मिलते हैं, ठीक। तो ये हो जाएंगे भाई दो टाइप के सेल्स। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सेल शेप, सेल साइज, वो सब आगे की बात है। चलो, तो इसके बाद के टॉपिक्स को हम लोग को अब कवर अप करते हुए चलना है। तो आज के लिए पहले हेडिंग लगाओ, ओवरव्यू ऑफ द सेल। ओवरव्यू ऑफ द सेल, क्लियर। तो इस वाले टॉपिक में तुमको दो टाइप के सेल्स के बारे में बताया हुआ है, एक हो जाएगा अनियन पिल और एक आ जाएगा इसमें से ह्यूमन चिक सेल, ठीक। ये जो है ये एनिमल सेल को दिखाएगा, ये एनिमल सेल रिप्रेजेंट करेगा, और अनियन पिल जो है ये प्लांट सेल को रिप्रेजेंट करने वाला है, वो एनिमल सेल को रिप्रेजेंट करेगा और ये प्लांट सेल को रिप्रेजेंट करने वाला है। दोनों ही टाइप्स के सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो दोनों ही टाइप्स के सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी में कैरियॉन्स, न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं कैरियन, ठीक है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब कैरियन ये बोलो या फिर न्यूक्लियस बोलो, इस बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को दो और टाइप से क्लासिफाई करते हैं, और ये जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल होने वाला है, क्लियर। और जो पिछला क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया हुआ था यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, उसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ था। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिवीजन लिखना ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, या सिर्फ न्यूक्लियस लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हम लोग दो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे, एक हो जाएगा इसमें से प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल वाला ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे जो प्रोकैरियोट मतलब कि बहुत ही प्रिमिटिव पुराने टाइम के जो सेल्स इनिशियल बनने वाले फेज में टाइम पे जो थे उस टाइप के सेल्स। और एक हो जाएगा इसमें से यूकैरियोटिक सेल। एक्चुअली में इसमें ऑर्गेनिजम्स ने सेल्स को डिवाइड किया गया है। अब ऑर्गेनिज्म भी जो है वो इन्हीं सेल से मिलकर के बना हुआ रहेगा, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने हुए रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स
यूकैरियोटिक सेल्स के बने हुए रहते हैं। अब इसमें से जो हम लोगों ने नंबर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इसको उससे रिलेट करने का कोशिश मत करना, ठीक है, इसको उससे रिलेट करने का कोशिश मत करना, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल का भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है, यूकैरियोटिक सेल का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे आगे में। तो इस हिसाब से तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दो टाइप से यहाँ पे क्लासिफाई हो गए। अब इसमें से इंपॉर्टेंस क्या है बोलने से, प्रोकैरियोटिक सेल जो है, जैसे प्रो वर्ड जो है इसको, ये किसको दिखाएगा, प्रिमिटिव, ठीक, और यू यहां पे जो है ईयू ईयू ये दिखाता है ट्रू, ठीक है, ट्रू। तो जिसमें प्रिमिटिव, प्रिमिटिव जो सेल प्रिमिटिव जमाने का है, पुराने जमाने का है, उसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोकैरियोटिक, और जो नए जमाने का है उसको हम लोग बोल रहे हैं यूकैरियोटिक, मतलब कि जो आगे एवोल्यूशन के साथ में डेवलप होकर के आया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, तो इसमें नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब ध्यान दो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात कर रहे थे, तो इन दोनों में तुमको मैक्सिमम चीजें सिमिलैरिटीज दिखने वाले रहेंगे, बहुत ही कम डिसिमिलैरिटी देखेंगे, बोलने का मतलब बहुत ज्यादा कॉमन एलिमेंट्स होने वाले रहेंगे तुम्हारे दोनों ही टाइप्स के सेल में। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और ये यूकैरियोटिक सेल देख रहे हैं, ये तो प्लांट सेल और एनिमल सेल हो गया, ठीक है, ये दोनों के दोनों ही यूकैरियोटिक सेल ही होते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें तुमको बहुत कम चीजें जो है ये कॉमन मिलने वाला है। तो डिफरेंस क्या क्या होगा वो तो देखेंगे बाद में, पहले इन दोनों ही टाइप्स के सेल में कॉमन चीजें क्या क्या होता है वो देख लो। इन दोनों में तुमको कॉमन मिलेगा, इन दोनों टाइप्स के सेल में कॉमन, पहले नंबर पे तो हो जाएगा डीएनए, दोनों टाइप्स के सेल में प्रेजेंट होने वाला है। सेकंड नंबर इस पे हो जाएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है, डीएनए दोनों ही टाइप्स में मिलने वाला है, साइटोप्लाज्म दोनों ही में देखने के लिए मिलने वाला होगा, और साथ ही साथ में तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो तो रहेगा ही। एक सेकेंड, ये तो बाहर का चीज हो गया, सेल ऑर्गेनल्स की बात, साइटोप्लाज्म हो गया, और इसके बाद एक राइबोसोम, एक हो जाएगा राइबोसोम। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तो सारे के सारे सेल्स का बेसिक है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ना रहा तो फिर सेल का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि पूरे सेल को बाउंड करके या फिर एक सेल को प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का जो काम रहता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। तो सारे के सारे सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, ये लिखना है तुमको राइबोसोम, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो रहता है ये तुमको कॉमन देखने के लिए मिलेगा, किसमें किसमें बोलने से, ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। क्लियर, ठीक है। लिखना चाहो तो फोर्थ नंबर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख सकते हो, बाकी वो तो रहेगा ही रहेगा भाई, ठीक है। चलो इतने को पहले नोट डाउन करो, आगे बढ़ेंगे फिर, इतने को नोट डाउन करो जल्दी। फिर यहां से हम लोग सेल्स के शेप, सेल्स के साइज, ये थोड़े से फैक्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस तुमको कुछ फैक्ट डेटा याद रखने हैं, साइज क्या होते हैं, शेप कैसा होना चाहिए, मतलब कैसा होता है, तो ये सारे फैक्ट चीजें हैं, इसको तुमको एक ही टेबल में, यहाँ पे एक ही टेबल पे देख लेंगे, वहीं पे तुमको एक ही जगह पे लिखना है, उसको बीच बीच में रिवाइज करते हुए रहना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन वहां से आ सकता है। जल्दी नोट डाउन करो भाई। इसमें एक चीज और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे देखो बुक में लिखा हुआ है, हालांकि हम लोग आगे में भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहीं पे लिख लो, स्पेस है। साइटोप्लाज्म जो होता है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसको हम लोग मेन एरेना ऑफ द ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल हम लोग बोलते हैं, या फिर मेन एरेना ऑफ द
सेल्यूलर एक्टिविटी बोलेंगे, तो इसको लिखेंगे मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। तो ये जो पार्ट होता है, बोलने का मतलब साइटोप्लाज्म जो रहता है, सेल के मेजर एक्टिविटीज जो रहेंगे वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। इसी वजह से इसको तुम्हारे बुक में भी स्पेसिफाई करके लिखा हुआ है कि साइटोप्लाज्म जो रहता है ये मेन एरेना ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटी होने वाला होगा। ठीक है, ठीक है इतना। चलो भाई ठीक, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सेल शेप एंड साइज। ठीक है, देखो सेल्स जो रहते हैं, जैसे हम ह्यूमन बॉडी का ही अगर जितने टाइप्स के सेल होते हैं अगर लोगे तो सभी में तुमको सिमिलैरिटीज देखने के लिए नहीं मिलेंगे। उनका स्ट्रक्चर अलग रहेगा, उनका साइज अलग रहेगा, उनके फंक्शंस अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे बॉडी में, एक सिंगल बॉडी में भी जो बहुत सारे टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट है, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो सेल्स जो रहते हैं वो डिफरेंट शेप के भी होते हैं और साथ ही साथ डिफरेंट साइजेस के भी तुमको देखने के लिए मिलने वाले होंगे। तो यहाँ पे हम लोग जैसे सेल के शेप और साइज दोनों की बात करते हैं, तो पहले तो हम लोग इधर एक टेबल टाइप का ही बना लो भाई इसको। एक तो इस साइड में लिखो सेल, ठीक है, यहां पे लिख लो इसका साइज और यहां पे लिख लो इसका शेप। क्लियर, सेल, साइज और शेप। देखो सभी सेल्स के क्या बोलना चाहिए, साइज और शेप जो है ये तुमको दोनों ही देखना नहीं है। कुछ कुछ सेल्स के सिर्फ तुमको साइजेस देखने हैं, कुछ कुछ सेल्स के तुमको सिर्फ शेप देखने हैं, और कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें तुमको दोनों ही कवर अप करना है। क्लियर, चलो भाई ठीक है। तो देखो सबसे पहले नंबर पे हम लोग सेल्स की बात करते हैं। तो सेल में हम लोग जैसे 3 सेल्स तो पहले याद करो। एक तो हो जाएगा स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल जो रहता है ये किसका होता है अगर बोला जाए तो यहां पे आ जाएगा माइकोप्लाज्मा, या फिर इसको हम लोग पीपीएलओ भी बोलते हैं। ठीक है, पीपीएलओ जो ये वर्ड है ये आ जाएगा तुम्हारा प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसमें लिखना है, लिखो अभी लिखो, समझाएंगे एक एक चीज पूरा डिटेल में बताऊंगा। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ध्यान दो यहां पे थोड़ा सा चीज, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। यहां पे मैंने जो दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक है माइकोप्लाज्मा, एक है पीपीएलओ। इन दोनों को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भाई। अगर इधर उधर से देखोगे तो कहीं कहीं पे तुमको ये दोनों सेम चीजें हैं ये बताया जाएगा, कहीं कहीं पे तुमको इन दोनों के डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे। तो इनके बहुत ज्यादा डीप में हमको नहीं जाना है अभी के लिए। तुम सिर्फ इतना दिमाग में बिठाओ कि पीपीएलओ जो है ये इसी माइकोप्लाज्मा जिसको हम लोग माइकोप्लाज्मा से अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको पहले पीपीएलओ से रिप्रेजेंट किया जाता था। थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। बुक्स में नहीं दिया हुआ है, मुझे थोड़ा मोड़ा इसका याद है तो मैं तुमको बता दे रहा हूं, सुन लो। पीपीएलओ जो है इस पे लिखा हुआ है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली में ये हुआ क्या था, कुछ कैटल्स बोलने का मतलब कुछ जानवरों के प्लूरल फ्लूइड बोलने का मतलब ये जो हम लोगों का क्या बोलना चाहिए, लंग्स होता है, तो उसके बीच में एक प्लूरा मेम्ब्रेन मिलता है। ठीक है, मतलब उसका जो कवरिंग रहता है उसको हम लोग प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसी के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको कि प्लूरल फ्लूइड बोला जाता है। तो जानवरों में भी भाई लंग्स होते हैं, तो उनके ऐसे ही जानवरों के जो लंग्स का जो प्लूरा मेम्ब्रेन था उसी में एक ऑर्गेनिज्म था। एक्चुअली में वो जो जानवर था वो प्लूरोन्यूमोनिया से के बीमारी से वो मतलब कि उसको बीमारी हुआ था। जानवर जो था उसको प्लूरोन्यूमोनिया नाम का बीमारी हुआ था। जब उसके लंग्स का स्टडी किया गया, जब उसके प्लूरल फ्लूइड का स्टडी किया गया, तो उसमें से ये ऑर्गेनिज्म मिला था उनको। तो जो ऑर्गेनिज्म मिला हुआ था उसी का नाम दे दिया गया प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये समझो कि ये किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं किया जा रहा है। माइकोप्लाज्मा बोलो या फिर पीपीएलओ बोलो, ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब ऐसे प्रोकैरियोट या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो न्यूमोनिया कॉज करते हैं,
ये उनके जैसे होंगे, तो इसीलिए इनको प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स बोला जा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर नेट वगैरह में सर्च करोगे तो पीपीएलओ जो था ये पुराना नाम बोला जाता है, और आज के जमाने में हम लोग जो पीपीएलओ के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं वो माइकोप्लाज्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरीके से पीपीएलओ का कहीं कहीं पे तुमको साइंटिफिक नेम के नाम पे ये मिल जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, पीपीएलओ के साइंटिफिक नाम पे मिल सकता है, लेकिन उतने डीप में हमको नहीं आना है, बस दिमाग में इतना बिठाओ माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ, और अब भी हमारे लिए ये दोनों के दोनों सेम है, इसमें हम लोगों को अभी कोई डिफरेंस नहीं निकालना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ। अब साइज की अगर बात करेंगे तो इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बात समझे? अब अगर बुक सामने में रखे हुए हो, बुक सामने में रखे हुए हो तो एक सेकंड मैं तुमको एक इमेज दिखा रहा हूं, पहले ये इमेज निकालो। ये इमेज निकालो अपने बुक में। ये इमेज तुमको जिस भी पेज में दिख रहा है, ये इमेज को ओपन करो। मिल गया? बुक में ये इमेज मिल गया। यहां पे तुमको दिख रहा होगा पीपीएलओ का जो साइज दिया हुआ है ये अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पीपीएलओ का साइज जो है ये अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, और मैंने अभी अभी तुमको बोला कि हमको दोनों को ही सेम कंसीडर करते हुए चलना है। अब जिस पेज में तुमको ये इमेज दिख रहा है, इससे एक पेज पीछे पलटाओ, इससे एक पेज पीछे पलटाओ। बोलने का मतलब ऐसे, मान लो इस वाले पेज में तुमको ये दिखा, पेज पलटाओ ऐसे, एक सेकंड, ये पेज पलटाओ ऐसे, और पिछले वाले पेज के ये नीचे में देखो, नीचे के पैरा में देखो, वहां पे तुमको माइकोप्लाज्मा का साइज लिखा हुआ मिलेगा 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, बुक में पीछे वाले पेज को निकालो और वहां पे देखो माइकोप्लाज्मा का साइज जो है वो तुमको स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ये तो इमेज में लिखा हुआ है, वहां पे माइकोप्लाज्मा का साइज लिखा हुआ तुमको मिल जाएगा 0.3 माइक्रोमीटर। क्लियर? मिला? मिला? देखो भाई, मिला? बताओ, जिसको नहीं मिला जल्दी बताओ कि नहीं मिला, तो फिर मैं बताऊंगा कौन सा नंबर पेज पे और किस वाले लाइन पे होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भाई हम लोगों को दोनों ही का साइज जो है ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो माइकोप्लाज्मा के लिए हम लोग यूज करने वाले रहेंगे 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा के लिए, और ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा के लिए, और पीपीएलओ के लिए हम लोग देखेंगे 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर पीपीएलओ। क्लियर है? क्लियर है? अब यहां से तुमको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछा जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा कि अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन बना करके दे जिसके दो दो ऑप्शन हो, माइकोप्लाज्मा और पीपीएल, और दोनों के दोनों ऑप्शन ही तुम्हारे चारों ऑप्शंस में से दो में प्रेजेंट हो, ये नहीं हो सकता। अगर इस टाइप का केस आएगा भी, हाँ, तो या तो तुमको उस क्वेश्चन पे बोनस मार्क्स दिया जाएगा या उस क्वेश्चन को ही हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए तुमको लोड लेने वाली कोई बात है नहीं। अब बुक में जो दिया हुआ है भाई अपने को तो वो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो बुक में हम लोगों को माइकोप्लाज्मा के केस में अगर कहीं पे तुमको दिख जाता है माइकोप्लाज्मा का, तो सीधा उसमें टिक मार देना 0.3 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ सिर्फ मिलता है तो 0.1, और अगर सिर्फ माइकोप्लाज्मा लिखा हुआ है, इसके जगह पे 0.3 माइक्रोमीटर नहीं दिया हुआ है और 0.1 माइक्रोमीटर तुमको दिख रहा होगा, तो 0.1 माइक्रोमीटर ठोक देना भाई उसमें। क्लियर है? तो इस हिसाब से तुमको वहां पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। हालांकि इतने डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन ऐसे नहीं घुमाएगा कि तुमको कंफ्यूजन हो वहां। क्लियर? इतना डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें अगर यहां से दिया तो इतना तो डायरेक्ट वो रहेगा ही कि आराम से आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ऑप्शन उसमें से होने वाला। अब स्मॉलेस्ट सेल में इसका हम लोग को शेप नहीं देखना है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर का सेल हम लोग देखेंगे, इसमें से लार्जेस्ट सेल, ये तो पता ही होगा, ऑस्ट्रिच एग होता है। ठीक, इसका भी साइज और वो सब नहीं देखना। थर्ड नंबर, लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल इसमें आ जाएगा नर्व सेल। ठीक, साइज की बात करोगे तो ये मीटर्स में इसका लेंथ नापा जाता है, मतलब कि 1.5 मीटर 2 मीटर इतने आसपास का इसका लेंथ
हो सकता है, इतना लेंथी होता है, इतना इतना ज्यादा इसका लेंथ होता है, तो साइज का इसका भी नहीं लिखना। शेप में इसमें लिख लेना जो नर्व सेल रहता है इसका शेप, क्योंकि बुक में शेप दिया हुआ है, बुक में शेप दिया हुआ है, तो इसका शेप लिख लेना ब्रांच्ड। शेप इसका कैसे हो जाएगा, ब्रांच्ड। ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस इसमें से निकले हुए रहते हैं, तो ब्रांच्ड इसका शेप हो जाएगा। अब हम लोग यहां से आगे के सेल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। फोर्थ नंबर लिख लेना आरबीसी, जो हमारे बॉडी में ही मिलता है, आरबीसी। आरबीसी साइज की अगर बात करेंगे तो आरबीसी जो रहता है ये 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, इन डायमीटर। शेप इसका कैसे होगा बोलने से, ये होता है राउंड शेप में बाई कनकेव। ठीक है, राउंड शेप में रहेगा, ये बाई कनकेव होता है। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी जो रहेंगे इसका तुमको साइज नहीं देखना, इसका शेप तुमको याद रखना है, ये हो जाएगा अमीबॉइड शेप। ये हो जाएगा एमीबॉइड शेप। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में ये तो हो गया फिफ्थ नंबर का। सिक्स्थ नंबर देखो, अब यहां पे एक और चीज आता है, जो इमेज मैंने तुमको अभी निकालने के लिए बोला हुआ था, वो इमेज फिर से निकालो। वहां पे तुमको टिपिकल बैक्टीरिया का साइज दिया हुआ रहेगा, टिपिकल बैक्टीरिया का। ठीक है, टिपिकल बैक्टीरिया का वहां पे जो साइज दिया हुआ रहेगा, ये तुमको 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक देखने के लिए वहां पे मिलेगा। और पिछले वाले पेज को वापस से निकालो, वहां पे तुमको बैक्टीरिया साइज लिखा हुआ है, और वो जो बैक्टीरिया साइज वहां पे लिखा हुआ है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, 3 to 5 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं, देखो ध्यान से, 6 नंबर। एक तो हो जाएगा ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का जो साइज है ये तुमको एक तो दो तरीके से लिखेंगे, एक तो हो जाएगा एवरेज, एवरेज में लिखना 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, और वहीं अगर टिपिकल बैक्टीरिया की बात किया जाए, तब के केस में 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर से, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है और इमेज में टिपिकल बैक्टीरिया लिख करके 1 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, तो दोनों ही तुमको साइजेस याद रखने हैं। ठीक है, एक हो जाएगा एवरेज बैक्टीरिया साइज, एक हो जाएगा टिपिकल बैक्टीरिया साइज। ठीक है, लिखो लिखो, इतने को जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बचने को तो इसमें सिर्फ 2 ही बचे हैं, चलो यहीं पे एडजस्ट करके इसको लिख ही देते हैं भाई, फालतू में और जगह एक्स्ट्रा नहीं लेते, यहीं पे लिख देते हैं। 2 बचे हुए हैं, 2 लिख लो, उसके बाद और भी है होने को, लेकिन वो हम लोग यहाँ पर कचरा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे बुक में भी बहुत सारी चीजें दिया हुआ है, मैं तुमको इमेज से भी बहुत चीजें करवाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट 2 ही बचे हुए हैं, 2 लिख लो यहाँ पे। और एक हो जाएगा 7th नंबर पे बैक्टीरिया हो गया। अब यहाँ पे हम लोग यूकैरियोटिक सेल देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल, इसका जो तुमको साइज देखने के लिए मिलेगा, ये हो जाएगा 10 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक। एक और देखेंगे, वायरस। ठीक है, वायरसेस जो रहते हैं इनका तुमको साइज 0.02 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर तक देखने के लिए मिलने वाला होगा। ठीक है, 0.2 माइक्रोमीटर तक देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, क्लियर इतना? ठीक है, चलो भाई इतने को जल्दी नोट डाउन करो, इतने डेटा आज के लिए, मतलब कि इसके लिए देखना है, जल्दी नोट डाउन करो फटाफट। अब इसमें आइडेंटिफाई करते हुए रहना, मतलब आरबीसी ये 7 माइक्रो, अब ऊपर नीचे मत कर देना। ठीक है, सबको यहां पे मैंने बॉक्सेस नहीं बनाए हुए हैं, तुम लाइनिंग वाले कॉपी में लिख रहे होगे, ठीक तरीके से सबको मैच करते हुए लिखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन मैच द कॉलम से भी पूछा जाता है। ठीक है, मैच द कॉलम से भी पूछा जाएगा, तुमको सेल्स दे देगा, उसका साइज दे देगा,
मैच करने के लिए बोल देगा, सेल्स दे देगा, शेप्स दे देगा और उसको मैच करने के लिए बोल देगा। तो भाई यहाँ से क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, तुमको हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो सब चीजों को एकदम डिटेल में लिखो, जितना हम लोग लिख रहे हैं इतना तो एटलीस्ट लिखो ही लिखो, और सभी चीजों को याद करने का मेरे साथ साथ कोशिश करो। डन, डन, गुड, वेरी गुड। अब दो तीन चीजें जो तुमको और बताना है यहां से, एक बार पहले उसको ही देख लो। देखो, अब बुक में वो इमेज निकालो जहां पे तुमको ये सारे डायग्राम्स दिख रहे होंगे, ठीक है। बुक का वो पेज निकालो जिसमें तुमको ये सारे के सारे डायग्राम्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे तुमको सेल्स के शेप के बारे में बताया हुआ है। तो आरबीसी का तो हम लोगों ने लिख लिया, ये राउंड होता है, बाइकनकेव होता है, तो ये तो हो गया। चलो, डब्ल्यूबीसी का भी हम लोगों ने लिख लिया, ये एमीबॉइड शेप का होता है, ये भी हो गया। ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। तो सेल वाले चैप्टर को अगर क्लास 9 में थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हारा भेजे में अगर रहेगा, तो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज होते थे, कॉलमनर होता था, क्यूबॉइडल होता था। तो ये सारे के सारे जो कॉलमनर जो है, इसका लॉन्ग एंड नैरो शेप, ठीक है, लॉन्ग एंड नैरो शेप, लॉन्ग एंड नैरो शेप, ये हो जाएगा कॉलमनर के लिए। नर्व सेल हम लोगों ने लिख लिया, ब्रांच लॉन्ग भी लिखा हुआ है, अगर लिखना चाहो तो उसको भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे ट्रैकिड्स लिखा हुआ है, ट्रैकिड्स जो है ये इलोंगेटेड होता है। ट्रैकिड्स बोलने का मतलब जो जाइलम फ्लोएम में हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, तो ये हो जाएगा भाई ट्रैकिड्स। यहाँ पे एक और चीज जो है इसको तुमको याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा मीजोफिल सेल्स, ठीक है, इसके नीचे में राउंड एंड ओवल शेप लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे बुक में ही बाजू में लिख लो, ये जो मीजोफिल सेल्स होते हैं ये प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ प्लांट, तो प्लांट के पत्तों में ये मिलते हैं, ठीक है, प्लांट्स के लीफ में प्रेजेंट होने वाले हैं। तो अपने बुक में ही लिखो, अलग से कॉपी में और उसको नोट डाउन करने का रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि जब भी तुम अपना बायोलॉजी का क्या बोलते हैं प्रिपरेशन करोगे, तो नोट्स के साथ साथ तुम्हारे सामने में बुक होना जरूरी है। बिना बुक के अगर सिर्फ नोट से करोगे तो वो अधूरा रह जाएगा, बिना नोट्स के सिर्फ बुक से करोगे तो वो भी तुम्हारा अधूरा रह जाएगा। तो दोनों को साथ में रखते हुए तुमको अपने नोट्स को रिवाइज करना है, उसको आगे पढ़ना है। तो बुक में लिखो इसको, ये हो जाएगा तुम्हारा कहां पे प्रेजेंट होता है, ये लीफ में प्रेजेंट होता है, लीफ में, ठीक है, लीफ में प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये हो जाएंगे। देखो, सिर्फ तुम्हारे जो पैराग्राफ्स में स्टेटमेंट्स बना बना करके लिखे हुए हैं, क्वेश्चन वहीं से सिर्फ आता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन तुमको डायग्रामेटिक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन मतलब कि तुम्हारे चैप्टर्स में जितने भी इमेजेस दिए हुए हैं, हर एक इमेज का जितना डिटेल हो सके तुमको पता होना चाहिए। हर एक इमेज का, हर एक इमेज का जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए तुम्हारे बुक्स में लिखे हुए पैराग्राफ्स है, उतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे डायग्राम्स भी होने वाले हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, इवन एक भी टर्म डायग्राम से रिलेटेड छोड़ नहीं सकते। इसीलिए मैं तुमको डायग्राम्स में भी जितने चीजें लिखे हुए हैं एनसीईआरटी के बुक्स में, वो सारे भी साथ में करवाते हुए चल रहा हूं, ठीक है। चलो भाई, तो इतने में से जो भी चीज छूटा हुआ रहेगा वहां पर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आगे देखो, अब तो ये तो हो गए सेल्स के शेप और साइज, उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेलिंग हो गया। अब हम लोगों को यहां से सेल्स, जो दो टाइप्स के सेल्स हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ था, एक था तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा जो था इसमें से यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। एक हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल और एक हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल। तो अब इन दोनों सेल्स को हम लोगों को डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट कवर अप करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, प्रोकैरियोटिक सेल्स। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली दो ग्रुप्स के तुमको मतलब दो ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म देखने होते हैं। एक होता है बैक्टीरिया और दूसरा होता है आर्की, ठीक है, आर्किया। तो बैक्टीरिया हो गया, एक आर्किया हो गया। तो ये जो दो ग्रुप्स हैं ये तुम लोगों को पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ने हैं, ठीक है। तो वहां पे वो तो चैप्टर हम लोगों ने खैर स्किप करके आया हुआ है। और अगर तुम दूसरे
दूसरे सोर्स अगर कवर कर रहे हो तो वहां पर अगर पढ़ा दिया गया है तो ये चीज तुमको आइडिया लग जाएगा कि बैक्टीरिया और आर्किया क्या होता है। ठीक है, तो इसमें से तुम्हारे बुक में जो लिखा हुआ है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये किससे रिप्रेजेंट होते हैं, तो पहले ही लाइन में तुमको ये देखने के लिए मिल जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय 4 चीजें लिखा हुआ है, चारों के चारों तुमको याद रहना चाहिए। रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, क्लियर, कितने हो गए 3, एक आ जाएगा इसमें से बीजीए, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका एक और नाम होता है, ठीक है, इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्लियर, इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको शॉर्ट में बीजीए बोला जाता है। तो ये चारों के नाम तुम्हारे बुक में लिखे हुए हैं, ये चारों के चारों तुमको याद रहना चाहिए। अब ध्यान दो, ये चारों रिप्रेजेंट मतलब कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इन चारों ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। तो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो रहते हैं ये तुमको बहुत ज्यादा टाइप्स के देखने के लिए मिलने वाला होगा, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में। क्लियर, थोड़े मोड़े डिसिमिलैरिटी, थोड़े मोड़े चेंजेस तुमको क्या बोलते हैं सेल्स में देखने के लिए मिलते ही हैं। तो हम लोग एक्चुअली में एक ही प्रोकैरियोटिक सेल से डील करने वाले रहेंगे। तो हम लोग एक एवरेज प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है उसको लेकर के हम लोग पूरा का पूरा स्टडी करने वाले हैं। तो ये पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ये कैसे दिखता है, क्योंकि तुम्हारे बुक में इससे रिलेटेड डायग्राम दिया हुआ नहीं है, और ये डायग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए। ठीक, इसको समझने के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये डायग्राम को अच्छे से बनाने की कोशिश करना और सारे के सारे पार्ट्स को इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि इसके बाद का जो हम लोग का स्टडी होगा इस सेल को लेकर के, प्रोकैरियोटिक सेल को लेकर के, वो पूरा का पूरा बेस्ड होगा तुम्हारे डायग्राम्स पे। डायग्राम अगर तुमको दिमाग में अच्छे से क्लियर रहने वाला होगा तो स्टेटमेंट्स भी जो तुमको मैं बताने वाला रहूंगा या लिखवाने वाला रहूंगा वो भी जल्दी से याद हो जाएगा। आ गया बात इतना समझ में? ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। इसके बाद में अगर बुक में देखोगे तो तुम्हारे बहुत सारे उसमें चीजें लिखा हुआ है, जैसे ये जो क्या बोलते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये बहुत इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए रहते हैं वो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, माइक्रो होते हैं, माइक्रो साइजेस के होते हैं। इनको ये जो सेल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा तेजी से रैपिडली मल्टीप्लाई कर जाते हैं। ठीक है, मतलब कि इनका जो कॉलोनी रहता है ये बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो ये सब चीजें लिखा हुआ है, इन सब चीजों को हम लोग बाद में लिखते हुए चलेंगे, बहुत ही हल्के फुल्के चीजें हैं। पहले इसका मेन पार्ट, मेन बोलने का मतलब सबसे पहले हम लोग इसके डायग्राम को कवर करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, एक प्रोकैरियोटिक सेल जो रहता है ये किस टाइप से दिखता है, मैं यहाँ पे डायग्राम को आउटर लेयर से इनर लेयर की तरफ बनाते हुए चलूंगा विथ लेबलिंग। ठीक है, विथ लेबलिंग। तो एक काम करते हैं, यहां पे नहीं, मैं नेक्स्ट वाले पेज में सिर्फ डायग्राम ही ड्रॉ करता हूं, देखो ध्यान से, और मेरे साथ साथ ड्रॉ करते हुए चलो। तो एक सेकंड, a typical prokaryotic cell, a typical prokaryotic cell। ठीक है, देखो एक्चुअली में हम लोग का ये जो सेल रहता है ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है, क्योंकि इसमें तुमको सेल ऑर्गेनेल्स देखने के लिए नहीं मिलने वाले, ना ही इसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ना ही इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब क्या क्या होते हैं वो हम लोग आगे में डील करने वाले रहेंगे। जैसे पिछले वाले क्लासेस में, जैसे क्लास 9 में सुने हुए रहोगे कि सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, वैक्यूल्स हो गए, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो ये सारे जो नाम है, ये सारे ऑर्गेनल्स या तो बाउंड्री एक सिंगल मेम्ब्रेन इनका बना हुआ रहेगा, या फिर इनका जो बाउंड्री है ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर के बना हुआ रहेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल मेम्ब्रेन से जिनका बाउंड्री या जिनका की आउटर कवरिंग एक सिंगल मेम्ब्रेन का होता है उसको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बोला जाता है। और ऐसे ऑर्गेनल्स जिनका की मेम्ब्रेन 2 लेयर्स में होता है उनको हम लोग डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बोलते हैं। इनके बारे में भी डिटेल में लिखेंगे, पहले डायग्राम कवर करेंगे
फिर वन बाय वन हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल में लिखेंगे, तुम्हारे एनसीईआरटी का एक भी लाइन नहीं छूटेगा। ठीक है, ध्यान दो आगे। सबसे पहले तो ये एक आउटर लेयर बना लो। ये एक सबसे एक काम करते और थोड़ा सा बड़ा बनाते, वेट, क्योंकि 3 लेयर्स बनाने। चलो, तो ये हो जाएगा सबसे बाहर का एक आउटर लेयर। ठीक, लेबलिंग भी साथ में करते हुए चलेंगे, पहले लेयर्स कंप्लीट कर लें। एक आउटर लेयर हो गया, इसके बाद फिर इसके बीच में इसके नीचे एक और एक लेयर मिलेगा जिसको कि हम लोग इसका मिडिल लेयर बोल रहे हैं। ये हो गया एक मिडिल लेयर, क्लियर। एक और लेयर रहेगा इसके नीचे में जिसको कि हम लोग थर्ड लेयर बोल रहे हैं। ये तो टोटल 3 लेयर्स हम लोगों ने देखा हुआ है, और ये तीनों ही लेयर्स जो है ये इसका आउटर कवरिंग है। इसमें तुमको 3 लेयर दिख रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है। सिंगल स्ट्रक्चर 3 लेयर्स में बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एनवेलप। ठीक है, ये न्यूक्लियर सॉरी ये सेल मेम्ब्रेन बोल लो या फिर सेल एनवेलप बोल लो। तो सेल एनवेलप के, प्रोकैरियोटिक सेल के सेल एनवेलप के टोटल 3 लेयर्स होते हैं। सबसे आउटर लेयर को हम लोग इसमें बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। चलो इतने इतने को पहले बनाओ, जल्दी साथ साथ बनाते हुए चलो, मैं नाम लिख रहा हूं बाजू में। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर लेयर को बोला जा रहा है ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर है, ग्लाइकोकैलिक्स। सेकंड नंबर पे जो तुमको ग्रीन कलर में लेयर दिख रहा होगा इसको हम लोग बोल रहे हैं सेल वॉल। इसको बोला जा रहा है सेल वॉल। और सेल वॉल के इनसाइड में जो तीसरे नंबर का लेयर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर के एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेल एनवेलप। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का एनवेलप। तो ये हो जाएगा भाई 3 लेयर्स। आगे देखो, अब यहां पे तुमको एक एक्सटेंशन देखने के लिए मिलेगा सेल वॉल से, इस टाइप से। यहां से ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकले हुए तुमको दिखेंगे सेल वॉल से। सेकंड लेयर से बाहर निकालना है, ठीक है, सेकंड लेयर से बाहर निकालना है। इनको बोला जाता है फ्लैजिला। इनको बोला जाता है फ्लैजिला। समझो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन बोलने का मतलब बाहर निकला हुआ पार्ट। ये जो पार्ट बाहर निकला हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसको बोलता है मीजोफिल, सॉरी मीजोजोम। इसको क्या बोला जाता है, मीजोजोम। तो ये बेसिकली करता क्या है बोलने से, ये तुम्हारा जो सरफेस एरिया होता है, इसमें से जो सरफेस एरिया होता है उसको ये इंक्रीज करने का काम करता है। सरफेस एरिया जो रहता है उसको ये इंक्रीज करने का काम करता है। जैसे मान लो कि ये पूरा एक ऐसे राउंड शेप में रहता, ये ऐसे राउंड शेप में रहता, राउंड शेप में रहता तो इसका सरफेस एरिया सिर्फ इतना ही कवर अप होता। लेकिन यहाँ पे ऐसे गोल घुमा हुआ है, बोलने का मतलब इसका जो सरफेस एरिया है उसको इसने इंक्रीज कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं मीजोजोम। मीजोजोम क्या है बोलने से, ये एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो फ्लैजिला लिखा हुआ है हम लोगों ने, फ्लैजिला जो है ये एक्सटेंशन होता है सेल वॉल का। फ्लैजिला जो है ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा सेल वॉल का। लिखेंगे डिटेल में, एक एक चीजों को लिखेंगे। पहले नाम जो लिख रहे हैं इसके बारे में जितना भी डिटेल अभी बताते हुए चलो, दिमाग में बिठाते हुए चलना उसको। नेक्स्ट, इसके अंदर में तुमको, जैसे हम लोगों ने पहले देखा हुआ था हमारे यूकैरियोटिक सेल के केस में, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसमें तुमको न्यूक्लियस देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसमें जो है ये तुमको जेनेटिक मटेरियल जो इसका रहता है ये साइटोप्लाज्म में ही इस टाइप से स्कैटर्ड दिखेगा। ठीक,
इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का दूसरा नाम होता है एक और, जीनोफोर। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? जीनोफोर। एक हो जाएगा न्यूक्लियोइड और उसी को बोलते हैं हम लोग जीनोफोर। क्लियर? अगला समझो, क्योंकि हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स में देखा हुआ था कि राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो एक हो जाएगा भाई इसमें से राइबोसोम्स। इसमें राइबोसोम्स जो रहेंगे वो अलग अलग जगह पे तुमको देखने के लिए मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो एक टाइप का राइबोसोम है इसको बना रहा हूं इसके ये मेम्ब्रेन के पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। ठीक है, क्योंकि इसके राइबोसोम जो रहते हैं ये भी मेम्ब्रेनलेस होते हैं। ये हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, ये हो जाएगा राइबोसोम। एक और यहां पे एक स्ट्रक्चर बना लो और सिर्फ लेबलिंग किए हुए रहो उसका, जिसको कि हम लोग बोलेंगे इंक्लूजन बॉडी। ये एक स्ट्रक्चर बना लो और इसका बस लेबलिंग कर दिए रहो, ये हो जाएगा इंक्लूजन बॉडी। क्या होता है इसके बारे में देखेंगे अब। आया इतना बात समझ में? और बीच में तो साइटोप्लाज्म भरा ही हुआ रहेगा भाई, अब उसको क्या लिखोगे? लिख सकते हो लिखना चाहो तो फिर। साइटोप्लाज्म ड्रॉ करो इतना स्ट्रक्चर जल्दी फटाफट, इतने को पहले लेबलिंग के साथ में जल्दी से ड्रॉ करो। एक चीज और छूट गया, एक चीज और छूट गया, एक और पार्ट इसमें तुमको लिखना है, प्लाज्मिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग को डिटेल में इस साल में भी आगे में देखना है। और मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स में, और ट्वेल्थ में जो तुम लोगों को फिर क्या बोलना चाहिए उसको, बायोटेक देखना है उसमें। तो बायोटेक में तो फिर इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो नेक्स्ट एक चीज और लिख लेना इस पे, प्लाज्मिड। एक और स्ट्रक्चर बना लो, ये इसको बोलेंगे हम लोग प्लाज्मिड, या इसी को बोला था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। छोड़ो उसको, अभी सिर्फ प्लाज्मिड लिखो। ठीक है, अभी सिर्फ प्लाज्मिड लिखो। जल्दी इसको ड्रॉ करो भाई, इतने को जल्दी ड्रॉ करो फटाफट। ये हो जाएगा एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें से बाहर निकले हुए रहेंगे, पिलाई, टिम्ब्रे, बहुत है, लेकिन उसके बारे में अभी हम लोग नहीं लिखते हैं। इसको पहले तुम लोग सिर्फ ड्रॉ करके रखे हुए रहो। ये बेसिक डायग्राम हो गया। अब इसमें अगर हम लोग को कुछ और एड ऑन करना रहा, हाँ तो भाई मेरे को तो पूरा का पूरा इमेज याद है, मैं बस तुमको बताते हुए चलूंगा कि डायग्राम के कौन से पार्ट में तुमको और क्या लिखना होगा, अगर आगे आने वाले टॉपिक्स में इसमें कुछ इंक्लूड करने का रहा तब के केस में। क्लियर? क्लियर? तो जल्दी इसको फटाफट ड्रॉ करो एकदम स्पीड में। अच्छा, इसमें आरएनए भी तो होता है, आरएनए भी बना लो भाई, एक और बना लो, छोटा सा ही है, एमआरएनए। एमआरएनए। अब देखो यहाँ पे कंडीशन आ जाता है, अगर इस आरएनए के पास में ये जो राइबोसोम है, मैं अभी तुमको बताया था कि राइबोसोम जो है वो अलग अलग जगह पे रह सकते हैं, अलग अलग जगह पे भी होते हैं। एक तो ये हम लोगों ने मेम्ब्रेन के पास बना लिया, अगर यही राइबोसोम एमआरएनए के पास में रहते हैं तो इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम लोग पॉलीजोम बोलते हैं। ये जो है ये मीजोसोम है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीजोम। जैसे मान लो कि यहाँ पे इसके राइबोसोम्स भी चिपके हुए हैं, तब के केस में ये जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बनकर के यहाँ पे सामने आ रहा है, इसको हम लोग एक साथ में बोलेंगे पॉलीजोम। पॉलीजोम, ठीक।
तो ये हो जाएगा भाई एक तुम्हारे टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। क्लियर है? मोस्टली छूटा रहेगा तो एक आध कुछ पॉइंट छूटा हुआ होगा तो होगा, अदरवाइज हम लोगों का यहाँ पे सारे पार्ट जो है कवर अप हो चुके हैं। इन सारे पार्ट्स को तुमको बस दिमाग में बिठाना है, ये लेयर्स एकदम दिमाग में अच्छे से बिठा लो। बाकी अंदर के जो नाम है ये भूल भी जाओगे क्योंकि इसके बारे में तो डिटेल हम लोग को देखना ही है, तो ये भूल भी जाओगे तो भी चलेगा, बट ये लेयर जो हम लोगों ने बनाया हुआ है ये तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर रहना चाहिए। ये एक इसका न्यूक्लियोइड बोला जा रहा है क्योंकि इसका जो मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे एब्सेंट है, तो बिना मेम्ब्रेन का ये ऑर्गेनल हो गया ये। ठीक है, चलो तो आज के लिए तो इतना तुम्हारा हो चुका रहेगा। अब टाइम भी ज्यादा हो जाएगा, अगर इसको मैं डिस्क्राइब करना चालू करूं तो फिर कम से कम 10-15 मिनट और खिंचा जाएगा, तो फिर बाकी लोग के क्लास का भी लॉस होने वाला होगा। तो इससे बढ़िया है आज इसको हम लोग डायग्राम बना करके छोड़ देते हैं। इतने सारे पार्ट्स को कल तक के लिए तुमको याद करके रखना है क्योंकि कल मैं एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करने वाला हूं यहाँ पे। ठीक, तो सारे पार्ट्स, कौन सा लेयर कहां पे प्रेजेंट है, कौन आउटर लेयर है, कौन मिडिल लेयर है, कौन इनर लेयर है, किसका एक्सटेंशन क्या है वो भी तुमको पता रहना चाहिए। जैसे सेल वॉल का एक्सटेंशन है यहाँ पे फ्लैजिला, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है यहाँ पे मीजोजोम। ठीक है, तो इन सब के फंक्शंस देखेंगे कल, इन सब का इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे, और कुछ उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज रहा तो उसको भी कवर अप करते हुए कल हम लोग इतने सारे पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। इतने को अच्छे से दिमाग में बिठा लो और अच्छे से इसको ड्रॉ कर लो।